BHDLA 136। ठीक है, आज का हमारा जो चैप्टर रहेगा चैप्टर नंबर 6, प्रभावी लेखन के गुण। ठीक है, बीए फर्स्ट ईयर हिंदी की जो आपकी बुक रहेगी। अगर मैं चैप्टर नंबर 6 की बात करूं, प्रभावी लेखन के गुण, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहता है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन 20 नंबर में आ सकता है या 10 नंबर में आ सकता है। क्वेश्चन ज्यादातर यही आता है कि प्रभावी लेखन के गुण बताइए, या विषय के स्तर पर प्रभावी लेखन में क्या गुण होते हैं, या शिल्प के स्तर पर प्रभावी लेखन में क्या गुण होता है। सबसे पहले देखिएगा 6.2 में क्या है, प्रभावी लेखन क्या होता है। ठीक है, दूसरा हमारा जो इसमें क्वेश्चन बनता है, प्रभावी लेखन के गुण विषय के स्तर पर बताइए। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है। तीसरा जो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रभावी लेखन के गुण बताइए शिल्प के स्तर पर। यानी ये 3 टाइप के क्वेश्चन क्या हैं, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और एक चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पूरी क्लास को आप जरूर देखिएगा, इससे इस चैप्टर में से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हम लोग एक एक पॉइंट को देखेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा 6.2 यानी प्रभावी लेखन होता क्या है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो प्रभावी लेखन होता है आखिर होता क्या। तो यहां पर देखिएगा, जो लेखन पाठक को प्रभावित करे, यानी अर्थात वो प्रभावी लेखन है। कहने का मतलब यह है कि ऐसा लेख, ऐसा लिखी हुई चीज जो पढ़ने वाला उससे प्रभावित हो जाए, वही प्रभावी लेखन है। इस बात से आप कह सकते हैं, देखो इस लाइन से पूरा क्लियर हो रहा है कि वह लेखन, जो लेखन प्रभावित करे पाठक को, वही प्रभावी लेखन है। जैसे मान लीजिए कि अखबार में ऐसा कोई कुछ लिख करके आया है, या लेखक ने ऐसी भाषा का प्रयोग किया या इस टाइप से लिख रखा जो आपको प्रभावित कर रहा है, वही प्रभावी लेखन है। कहने का मतलब है कि जैसे आपको पढ़ाने का तरीका किसी का बहुत अच्छा है, तो उसका कह सकते हो कि पाठन कौशल बहुत अच्छा है, यानी पढ़ाने का तरीका। उसी प्रकार से लेखन कौशल जिसका बहुत अच्छा है या आपको प्रभावित कर रहा है, वही प्रभावी लेखन है। प्रभावी लेखन क्या हो जाएगा, यानी जिस लेखन को पढ़ करके, यानी जिस लेखन को पढ़ करके पाठक को अपेक्षित प्रभाव पड़े। यानी आपने ऐसा कोई लेखन पढ़ा, लेख पढ़ा जिस पर आप पर कोई ना कोई प्रभाव पड़ा। क्या प्रभाव पड़ा, जैसे आप भावाकुल हो गए, यानी आप बहुत खुश हो गए, यानी आप में कोई न कोई भाव या विचार आने लगे। ठीक है, सोचने लगे, हंसने लगे, रोने लगे, यहां तक कि उस लेखन को पढ़ करके इंसान पहले जैसा नहीं बल्कि कुछ अलग किस्म का इंसान महसूस करने लगे। यानी प्रभावी लेखन कहने का मतलब ये होता है कि प्रभावी लेखन वह होता है कि जिसको पढ़ने के बाद इंसान में, उसके विचारों में, उसको भाव में वो हंसने लगे, रोने लगे, या कह सकते कि इंसान पहले जैसा नहीं रह जाता है, यानी उसमें हमें बदलाव देखने को मिलते हैं। यानी ऐसा लेखन जिसको पढ़ने के बाद हमारे अंदर कई तरह के बदलाव होते हैं, यानी व्यक्ति पहले जैसा नहीं, यानी उसके सोच और विचार बदल जाते हैं। एक चीज बताऊं, अगर आप रूढ़िवादी हैं, जैसे मान लीजिए आप रूढ़िवादी हैं और आप पुरानी सोच के व्यक्ति हैं, लेकिन आपने ऐसा कोई लेखन पढ़ लिया है जिससे आप पर प्रभाव पड़ा, अब क्या हो गए, आप आधुनिक हो गए, मॉडर्न हो गए, तो क्या है, ऐसा लेखन आपको प्रभावित कर गया ना। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ऐसा लिखा हुआ लेखन, यानी ऐसी लिखी हुई आर्टिकल हो, बुक हो, मैगजीन हो, जिसमें ऐसा कुछ लिख करके आया है जिसने आपको बहुत ज्यादा प्रभावित किया है और आप में कोई बदलाव आ गया है, यही प्रभावी लेखन होता है। जिंदगी में उस नई राह या नई दिशा की व्याख्या की जा सकती है, यानी जिसको पढ़ने के बाद आपको नया महसूस हो, आपकी सोचों में, आपके विचार में कोई ना कोई प्रभाव हो, या आप तो उसको पढ़ने के बाद बहुत खुश हो गए हैं, या आप में भाव उत्पन्न हो रहे हैं, ऐसा लेखन प्रभावी लेखन होता है। यानी जो लेखन पाठक को, यानी पढ़ने वालों को अट्रैक्ट कर रहा है या आकर्षित कर रहा है, खास तौर से आकर्षित शब्द लिखना, आकर्षित कर रहा है, वह प्रभावी लेखन की श्रेणी में आता है। ठीक है, देखिएगा, नींद आ रही हो तो प्रभावी लेखन आदमी को नींद उड़ा सकता है। कह रहे भैया कि अगर आपने ऐसा कुछ पढ़ लिया, जैसे मान लीजिए मुझे नींद आ रही है और मैंने प्रभावी लेखन यानी ऐसा लेखन पढ़ लिया है जिससे मेरी नींद उड़ जाए, यही प्रभावी लेखन है। कहने का मतलब अगर आप नींद में हैं, यानी आपको मैंने ऐसा कुछ पढ़ा दिया है जिससे आपके पढ़ने से, यानी उसको पढ़ने से क्या हो गया, आपकी नींद उड़ गई हो, यही प्रभावी लेखन। यानी जो दूसरे की नींद उड़ा दे, यानी ऐसा लिखे हुए आर्टिकल, ऐसी बुकें, ऐसी पुस्तकें जिसमें लिखा गया जिससे आपकी नींद उड़ जाए, वह प्रभावी लेखन है। जबकि दूसरी ओर कुछ ऐसा लेखन होता है जिसे रात में सोते समय इसलिए पढ़ा जाता है ताकि नींद आ सके। ऐसा भी लेखन होता ना, जैसे भाई दादी नानी की कहानियां है, छोटी छोटी जो हमारे चुटकुले आते हैं, देखो ऐसा लेखन जिसको पढ़ने से नींद आ जाए, या कई सारे लोग क्या होते हैं कि रात में सोने के लिए ऐसा कुछ पढ़ते हैं जिससे नींद आ जाए।
तो यह लेखन प्रभावी लेखन नहीं होगा। प्रभावी लेखन क्या होता कि जो आपकी नींद उड़ा दे। दूसरी तरह का लेखन होगा जिसके लिए लोग क्या करते हैं, सोते समय उसको पढ़ते हैं ताकि उनको नींद आ सके। नींद लाने वाला, देखिएगा, नींद लाने वाला लेखन अनिवार्यता अप्रभावी लेखन नहीं होता है। करें कि ऐसा लेखन जिससे हमको नींद आ जाती है, अप्रभावी नहीं कह सकते उसको, उसमें लोरी की क्षमता है। यानी कह रहे हैं कि जिस लेखन को पढ़ करके हमें नींद आने लग जाती है वो अप्रभावी नहीं, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि इसमें लोरी की क्षमता है, इससे नींद आ जाए, अर्थात वह नींद ला सकने में प्रभावी लेखन हो सकता है। लेकिन ऐसा लेखन भी होता है जो जितना उबाऊ हो उसे पढ़ते समय नींद आ जाए। कई लोग रात को सोने से पहले ऐसी दुराही किताबें या पत्रिका उठा लेते हैं जो नींद की गोली की जरूरत की नहीं पड़ती है। आप सबने देखा बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आती है, बहुत सारे लोग अलग अलग किताब पढ़ते हैं, अलग अलग बुक्स पढ़ते हैं, अलग अलग मैगजीन्स पढ़ते हैं। तो अलग अलग बुक पढ़ने का, अलग अलग मैगजीन पढ़ने का मतलब यही होता है कि आप देखेंगी कि वह उनका जो है वह प्रभावी लेखन नहीं है, बल्कि उसमें लोरी की क्षमता। प्रभावी लेखन वही होता है जो आपकी नींद को उड़ा दे। यानी अगर आपको नींद आ रही तो आपको नींद नहीं, आपकी नींद भाग जाए, भाई ऐसा लेखन है। यानी पढ़ते आपके कह सकते तोते उड़ जाएं, जैसे हम हिंदी आम भाषा में बोलते हैं कि ऐसा कुछ देख लिया है, यानी आपने पढ़ लिया है जिससे आपके भाव विचार बदल गए हैं। ऐसा लेखक ही प्रभावी लेखन होता है। और ऐसा लेखन जिसको पढ़ने से नींद आ जाए, और लोग खास तौर से पढ़ने नींद आ जाए इसलिए पढ़ रहे हैं, तो वह प्रभावी लेखन की श्रेणी में नहीं है, उसमें लोरी की विशेषता है। ठीक है, आगे देखिएगा। प्रभावी लेखन की मुख्य विशेषता पाठक को उसके सोचने समझने के तरीके में, उसके संस्कारों और उसकी बुद्धि को उसके हृदय में गहरे में जाकर के प्रभावित करना होता है। देखिएगा, प्रभावी लेखन की सबसे मुख्य विशेषता यह होती है कि वह पाठक को, यानी जो पढ़ रहा उसको, उसके सोचने समझने के तरीके में, जैसे मान लो प्रभावी लेखन की विशेषता क्या है, प्रभावी लेखन क्या करेगा, आपके सोचने समझने के तरीके में बदलाव लाएगा। यानी आप के जैसे पहले विचार थे वैसे विचार बिल्कुल नहीं रह जाएंगे। प्रभावी लेखन में यह क्षमता होती है। उसके संस्कारों को प्रभावित करेगा प्रभावी लेखन, यानी आपके जो संस्कार हैं वह बदल सकते हैं। आपकी बुद्धि हो, आपके हृदय में जाकर के वह क्या करेगा, आपको प्रभावित करता है। यानी आपके हृदय में जाकर के वह करेगा, आपको प्रभावित करेगा। यानी वो एक प्रभावी लेखन के गुण की शैली में क्या है, वह आता है, यानी जिसने आपको क्या कर दिया है, प्रभावित कर दिया है। ठीक है, देखिएगा, प्रभावी लेखन वह लेखन होता है जिसे पढ़कर के पाठक का मस्तिष्क झकझोर जाए, उसके हृदय द्रवित हो जाए, उसके संस्कारों में उद्वेलन होने से पाठक उस रचना के बाद जीवन की समस्याओं में नई दृष्टि से नई रोशनी ग्रहण कर देखने समझने लगता है। देखो, कह रहे हैं कि प्रभावी लेखन वह लेखन है जिसे पढ़कर के पाठक के, पढ़ने वाले का जो मस्तिष्क है उसको झकझोर आ जाए, यानी आपका जो दिमाग है वह पूरी तरीके से उस पर प्रभावित कर दे। यानी प्रभावी लेखन वह लेखन है जो पाठक के दिलो दिमाग पर, मस्तिष्क पर, उसके हृदय पर या उसके संस्कारों को बदल के रख देता है। यानी आपके जैसे पहले विचार थे, आप जैसे सोचते थे, आपकी जैसी मानसिकता थी, आपकी उस मानसिकता सोचने समझ, जैसे मान लीजिए कि आप पुरानी ख्यालों के लोग थे, पुरानी मान्यताओं के रूढ़िवादी थे, लेकिन आपकी रूढ़िवादी सोच पर क्या करे, वह आपको प्रभावित करे। यानी आपके मस्तिष्क को अगर वह झकझोर कर रख देता है, क्या कर देता है, प्रभावी लेखन क्या करता है, पाठक के मस्तिष्क को झकझोर देता है और उसके हृदय को द्रवित कर देता है। यानी आपके हृदय बदल जाए, हृदय परिवर्तन हो जाए, उसके संस्कारों में उद्वेलन होने लगे, पाठक उस रचना को पढ़ने के बाद जीवन की समस्याओं को एक नई दृष्टि, यानी प्रभावी लेखन पढ़ने के बाद आप हर समस्या को अलग तरीके से देखने लग जाते। यानी आपके देखने और सोचने समझने के तरीके में जब बदलाव आ जाता है, ऐसा लेखन प्रभावी लेखन होगा। प्रभावी लेखन की मुख्य विशेषता क्या है, आपके सोचने समझने का तरीका बदल जाएगा, आपके संस्कार बदल जाएंगे, आपकी बुद्धि या आपके जो हृदय में जाकर के आपको क्या करेगा, प्रभावी लेखन प्रभावित करेगा। ठीक है, प्रभावी लेखन है जो आपके मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है, आपके हृदय परिवर्तित कर देता है, आपके संस्कारों में बदलाव होता है। कि कहने का मेरा मतलब कि अगर कोई व्यक्ति रूढ़िवादी है, पुरानी सोच वाला है, तो उसमें बदलाव आएगा। ऐसा प्रभावी लेखन वह होता, विशेषता क्या है कि ऐसा लेखन जिसको पढ़ने के बाद आपको
सभी समस्याओं को एक अलग तरीके से देखने का और सोचने समझने का अगर आपका नजरिया बदल जाता है तो यह प्रभावी लेखन की श्रेणी में आता है। तो मुख्य विशेषता में आप इन पॉइंटों को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए प्रभावी लेखन क्या है, तो जो मैंने चीजें बताई आपको यही सारी चीजें क्या करनी है, लिखनी है। देखिएगा, जो लेखन बहुत समय बीत जाने पर अपनी प्रभाव क्षमता बनाए रखता है, वास्तव में वही प्रभावी लेखन है। क्या करें, यहां से देखिएगा, जो लेखन बहुत समय बीत जाने पर भी प्रभाव क्षमता बनाए रखता है, यानी मान लीजिए कि भैया आपने कुछ ऐसा पढ़ा था, बहुत टाइम पहले पढ़ा था, लेकिन आज भी आपके दिलो दिमाग पर, मस्तिष्क पर, आपके भाव विचार पर अगर उसका प्रभाव है तो वह प्रभावी लेखन होगा। कई बार तात्कालिक प्रचार आदि कारणों से थोड़े समय के लिए किसी लेखन को उस काल के आलोचकों द्वारा प्रमाण पत्रों के कारण भी प्रभावी लेखन कह दिया जाता है। देखो, कह रहे हैं कि प्रभावी लेखन वह लेखन है जिसको हमने बहुत समय पहले पढ़ रखा हो, लेकिन आज भी उसका प्रभाव है, वही लेखन प्रभावी लेखन है। और कई बार कह रहे हैं कुछ कारणों से किसी समय में किसी लेखन को कई बार प्रभावी लेखन कह दिया जाता है। ठीक है, यह प्रभावी लेखन हम मानते हैं। लेकिन प्रभावी लेखन की अगर आपको परिभाषा लिखनी है तो परिभाषा यहां से लिखना, जो लेखन बहुत समय बीत जाने पर प्रभाव क्षमता बनाए रखता है, वास्तव में ही प्रभावी लेखन है। यानी वह लेखन जो पाठक को प्रभावित करे, आपके विचार, सोच, सोचने समझने का तरीका, आपके हृदय परिवर्तन कर दे, वही प्रभावी लेखन है। जो आपकी नींद को उड़ा दे या आपके सोचने विचारने की क्षमता में बड़ा बदलाव है, आपके सोचने समझने का तरीका, यानी आपका नजरिया बदल दे, ऐसा लेखन प्रभावी लेखन की क्या शैली में आता है। देखिएगा, कई बार लेखक के जीवन काल में अचर्चित रह जाता है, लेकिन काल की कसौटी पर कई बार ऐसा लेखन ही प्रभावित सिद्ध होता है। देखो, कह रहे हैं कई बार मान लीजिए किसी आदमी ने कोई लेख लिखा है, लेकिन उस समय वह लेखन फेमस नहीं हुआ, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है, वह लेखन बहुत प्रभावित हो जाता है। देखिएगा, मुक्ति बोध का एक बड़ा नाम है। देखिएगा, मुक्ति बोध के साहित्य पर उसके जीवन काल में अधिक ध्यान नहीं दिया। कह रहे कि जो मुक्ति बोध थे, एक लेख बहुत बड़े लेखक हैं, मुक्ति बोध थे भैया, जब उन्होंने साहित्य लिखा था, जब तक वह जीवित थे तब तक उनके लेखन पर कोई ध्यान ही नहीं दिया कि मुक्ति बोध भी कुछ लिख रहे हैं, कोई ध्यानवान नहीं देता था मुक्ति बोध पर। लेकिन उनके देहांत के बाद, लेकिन जब मुक्ति बोध का डेथ हो गया, जब उनका अधिकांश अप्रकाशित साहित्य छपा, तो वह हिंदी साहित्य के सभी कालों में सबसे अधिक प्रभावशाली लेखक माने गए। तो कहा जा रहा कि कई बार क्या होता, कभी कभी लेखक के साथ, कि जब तक कई बार उसके लेखन पर प्रभाव नहीं, लोग ध्यान नहीं देते। जैसे मान लीजिए कि आप बहुत अच्छा लिखते थे, लेकिन लोग आप पर ध्यान नहीं देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रभावी लेखन नहीं करते। कई बार लेखक उस समय प्रभावी उस फेमस नहीं हो पाता है, लेकिन कुछ समय के बाद उसका लेखन जो होता है लोगों को प्रभावित कर सकता है। एग्जाम्पल बता रहे हैं कि मुक्ति बोध जो थे, जब तक वह जीवित थे बहुत अच्छा लिखते थे मुक्ति बोध, लेकिन उनके लेखन पर कोई ध्यानवान नहीं देता था, उस पर देखता नहीं था कि मुक्ति बोध भी कुछ लिख रहे हैं। लेकिन जब मुक्ति बोध का देहांत हो गया, उसके बाद उनके बहुत सारे जो रचनाएं थी, साहित्य था, वह छपा, प्रिंट हुआ, तब उनको बहुत सारे लोगों ने माना कि वह हिंदी साहित्य के कह सकते हैं कि बहुत प्रभावी लेखक माने गए। यानी जब तक बेचारे जीवित थे तब तक उनके लेखन पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन जब मुक्ति बोध की डेथ हुई, जब उनके लेख प्रकाशित किए गए, तब लोगों को लगा कि मुक्ति बोध भी बहुत अच्छा लिखते थे, और उनको कह सकते हो कि हिंदी साहित्य में एक विशेष स्थान मिला। तो कहा जा रहा कई बार आपके लेखन को सही समय पर पहचान नहीं मिल पाती है, लेकिन कुछ समय के बाद उसको सही पहचान मिल भी जाती है। अतः लेखन की प्रभाव क्षमता को तत्काल नहीं आंका जा सकता है। क्या कहा जा रहा है कि भाई कोई भी लेखन प्रभावी लेखन है, कई बार इसको तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता है, तत्काल नहीं आंक सकते। भाई कोई लेखन लोगों को कितना प्रभावित कर रहा, कितना आकर्षित कर रहा है, इसका हमें अंदाजा नहीं लगता है। ठीक है, हाँ, प्रमाणित हो चुके प्रभावी लेखन के गुणों को रेखांकित कर प्रभावी लेखन के गुणों को जरूर अंकित किया जा सकता है। देखो रे, कई बार जब कोई लेखन किया जाता है तो तुरंत उसको लोग प्रभावी लेखन नहीं मानते हैं, या उतना ज्यादा उसको मान सम्मान नहीं मिलता। लेकिन उसमें अगर प्रभावी लेखन के गुण मौजूद हैं, तब हम उसको क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं, या उसको हम कह सकते हैं प्रभावी लेखन। प्रभाव क्षमता के नहीं, प्रभावी लेखन जो होता है उसकी प्रभाव क्षमता के दो स्तर हैं। यानी कौन सा लेखन, प्रभावी लेखन करने के लिए दो तरीके हैं, यानी दो स्तर पर प्रभावी लेखन किया जाता है। पहला स्तर क्या है, विषय के स्तर पर प्रभावी लेखन किया जाता है। पहला क्या होता है भाई, अगर आप प्रभावी लेखन कर रहे हैं तो विषय के स्तर पर प्रभावी लेखन किया जाता है।
दूसरा है शिल्प के स्तर पर। कौन कौन से स्तर है? पहला है विषय के स्तर पर, दूसरा है शिल्प के स्तर पर। विषय का मतलब होता है कि आप जिस विषय पर लिखने जा रहे हैं उसके बारे में आपने बहुत सारा रिसर्च कर रखा है, आपकी उस विषय पर, उस सब्जेक्ट पर आपकी बहुत पकड़ है, और जब आप लेखन करेंगे तो वह लोगों को आकर्षित करेगा। शिल्प का मतलब होता है कि आप जिस विषय पर लिखने जा रहे हैं उसको, आपको लिखने का तौर तरीका, आपकी भाषा या उसके शिल्प के बारे में आपको बहुत सारी विधियां हैं, आप में बहुत सारी चीजें हैं। ये दो स्तर होते हैं, यानी जो प्रभावी लेखन होता है वह दो आधार पे लिखा जाता है। एक तो विषय, यानी आप उस विषय के बहुत ज्ञाता थे, बहुत जानकार थे, ठीक है, तब आपने लिखा तो वह प्रभावी लेखन हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि विषय शिल्प के स्तर पर, यानी आपके अलंकार, छंद, मुहावरे, भाषा पर पकड़, वाक्य विन्यास, इन सारी चीजों पर आपकी बहुत पकड़ थी, इससे आपका लेखन प्रभावी लेखन की श्रेणी में आ जाएगा। तो प्रभावी लेखन दो स्तरों पर किया जाता है। सबसे पहले होता है विषय के स्तर पर। कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रभावी लेखन के गुण बताओ विषय के स्तर पर, ठीक है, तो इसको देखते हैं हम लोग। देखिएगा, किसी अंग्रेजी लेखक से किसी ने पूछा प्रभावी रचना का मूल मंत्र क्या है, उसने उत्तर दिया किसी विषय पर अच्छी और स्पष्ट विचार करने की क्षमता। देखो भाई, किसी अंग्रेजी लेखक से पूछा गया है कि ऐसा रचना बताओ जो प्रभावी लेखन कही जा सके, ठीक है, प्रभावी रचना क्या होगी, तो उसने कहा कि अगर आपके विचार पूरी तरीके से स्पष्ट हैं, यानी तब आप प्रभावी लेखन कर सकते हैं। यानी किसी विषय को लेकर के अगर आप बिल्कुल श्योर हैं, उस विषय पर अगर आपकी पकड़ है, तब आप उस पर प्रभावी लेखन कर सकते हैं। देखिएगा, यहां से देखिएगा, जो विषय, देखिएगा, जो विषय लेखक के मानस में जितना अधिक निकट होगा उस पर लेखक लगातार विचार करता रहेगा, उसी से लेखक का घनिष्ठ संबंध बनेगा। इससे उस विषय पर लिखने में लेखक को आत्मविश्वास अधिक होगा। अतः प्रभावी लेखन के लिए लेखन से पहले रचना में प्रस्तुत किए जाने वाले विषय के सभी बातों को लेखक को अच्छी तरह मन में बसा लें। कहा जा रहा कि जिस विषय के बारे में लेखक जितना ज्यादा जानता होगा उस विषय के जितना निकट होगा। मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति कन्या भ्रूण हो, दहेज हो, महंगाई हो, अगर आप उस विचार से सोचते, यानी आप जिस विषय पर लिखना चाहते हैं उस विषय के आप बहुत निकट हैं, तब आप प्रभावी लेखन कर सकते हैं। या उस पर आप लगातार विचार करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके मन में कोई चीज हमेशा चलती रहती, कोई विषय चलता रहता है जो आपको हमेशा आकर्षित करता है, या आप उसको लगातार पढ़ते हैं, या आपका उससे कोई ना कोई संबंध है, तो क्या होगा, अगर आप उस विषय पर लिखेंगे तो आप उस विषय के जानकार हैं, तो आपका लेखन प्रभावी हो सकता है, ठीक है। विषय पर लिखने में लेखक को आत्मविश्वास अधिक होगा। भाई, जिस विषय के बारे में मुझे ज्यादा पता है तो क्या होगा, मेरा आत्मविश्वास ज्यादा है, मैं प्रभावी लेखन ज्यादा कर सकता हूँ। मान लीजिए किसी को राजनीति में अगर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है, तो वह राजनीतिक विषयों पर अच्छा लिख सकता है। कोई किसी को अगर महिलाओं से रिलेटेड जो मुद्दे हैं अगर उसमें आपकी दिलचस्पी है, तो आप, मुझे लगता है कि महिलाओं से संबंधित जो विषय हैं आप उस पर बहुत अच्छा लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि आप जिस विषय के ज्ञाता है, जिस विषय के बारे में आपको अधिक जानकारी है, ठीक है, अगर आप उस विषय पर लिखते हैं या उस विषय पर आप अधिक विश्वास के साथ लिख पाएंगे। अतः प्रभावी लेखन पर लिखने के लिए सबसे पहले रचना में प्रस्तुत किए जाने वाले विषय को भी, सभी बातों को लेखक अच्छी तरह मन में बसा लेना चाहिए। यानी हम जिस रचना को लिखने जा रहे हैं, ठीक है, जिस विषय पर लिख रहे हैं उस विषय के बारे में हमें अच्छी तरीके से अगर जानकारी होगी, उस विषय से अगर हम संबंधित हैं, तो शायद हम उस विषय के बारे में अच्छी तरीके से लिख पाएंगे और हमारा लेखन दूसरों को आकर्षित भी करेगा, ठीक है। देखिएगा, जिस विषय पर लेखक का सच्चा वास्तविक अनुराग नहीं होगा उस विषय पर लेखक प्रभावी ढंग से नहीं लिख पाएगा। कहने का मतलब क्या है, यानी जिस विषय के बारे में, जिस सब्जेक्ट को लेकर को आपको बहुत अच्छा नहीं लगता है और आपको उसको लिखने को बोला जाएगा तो आपका मन नहीं करेगा। मान लीजिए कि मुझे रूढ़ीवादी जो चीजें हैं वो बिल्कुल पसंद नहीं है, अगर मुझे कोई बोलेगा कि रूढ़ीवादी चीजों को लेकर के लिखिए, तो भाई मैं रूढ़ीवादी चीजों को नहीं लिख पाऊंगा ना, मेरा मन नहीं। यानी मान लीजिए जिस विषय को लेकर के आपको वो सच्चा नहीं लगता है, यानी जो विषय आपके मन में नहीं है या जो विषय आपको आकर्षित नहीं कर रहा है, उस विषय पर आप प्रभावी लेखन नहीं कर पाएंगे। अगर कोई व्यक्ति महिला विरोधी है
या महिलाओं के अधिकारों का बात नहीं करता, सपोर्ट नहीं करता है, अगर उस व्यक्ति को बोला जाएगा कि महिलाओं के बारे में आप लिखिए, तो शायद वह व्यक्ति उस विषय पर अच्छी तरीके से नहीं लिख पाएगा। अगर कोई व्यक्ति दलित विरोधी है, एससी एसटी विरोधी है, तो शायद यहाँ दलितों से रिलेटेड जो विषय हैं उस पर भी नहीं लिख पाएगा। मेरा कहने का और समझाने का मतलब है कि जो विषय आपके से संबंधित नहीं है या जिन चीजों को आप पसंद नहीं करते हैं, उस विषय पर अगर आपसे लिखने को कहा जाएगा, तब आप प्रभावी ढंग से, अच्छे ढंग से उस विषय पर आप नहीं लिख पाएंगे। जिस विषय पर लेखक को स्पष्टता प्राप्त होगी, उसे वह सुचारू ढंग से लेखन में प्रतिपादित कर सके। यानी कहने का मतलब है, जिस विषय के बारे में आपको क्लियरिटी है, आप उस विषय से जानते हैं, विषय के बारे में अगर आपको अगर बहुत अच्छे से पता है, तब आप बिल्कुल अच्छे ढंग से यानी सुचारू ढंग से आप उसको लिख पाएंगे। अतः विषय पर पर्याप्त अध्ययन मनन करके ही लेखक को कलम उठानी चाहिए। भाई मान लीजिए कि आप किसी विषय पर लिखने जा रहे हैं, तो सबसे पहले उस विषय के बारे में अध्ययन कर लो, मनन कर लो। क्या कर लीजिए, जिस विषय पर मैं लिखने जा रहा हूं, उस विषय पर लिखने से पहले आपको सबसे पहले पढ़ाई कर लो, उस विषय के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लो, फिर आपको अपनी पेन उठा करके, कलम उठा करके लिखना चाहिए। वैसे तो लेखकों को अनेक विषयों का ज्ञाता होता है, भैया हर लेखक को सभी विषय पता है, लेकिन जिस विषय पर आप लिखना चाहते हैं, उस विषय पर आपके मन में भली भांति कह सकते हैं, उस विषय को लेकर के आपको क्लियरिटी होनी चाहिए, स्पष्टता होनी बहुत जरूरी है। मान लीजिए मुझे तो बहुत सारे विषय पढ़ाने आते हैं, लेकिन जो विषय मेरा पसंदीदा है, उस विषय को शायद मैं बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब कि मान लीजिए कि अगर मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ, तो शायद हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस मैं बहुत अच्छे से पढ़ा पाऊंगा। अगर मुझे कोई बोलेगा इंग्लिश पढ़ा दो, मैथमेटिक्स पढ़ा दो, तो शायद मैं उतनी अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा पाऊंगा, या उतना उतना उसका प्रभाव नहीं रहेगा। लेकिन कहने का मतलब है कि अगर मुझे पॉलिटिकल साइंस में रुचि है या हिस्ट्री पढ़ाने में रुचि है, तो शायद उन दो विषयों को मैं अच्छी तरीके से पढ़ा पाऊंगा। लेकिन अगर कोई मुझे बोलेगा इंग्लिश पढ़ा दो, मैथ पढ़ा दो, शायद उतना प्रभाव नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि जिस विषय के बारे में आपको पसंद हो, या जिस विषय की आप ज्ञाता हो, जिस विषय पर आपका इंटरेस्ट हो, जिस विषय के जानकार हो, उसी विषय पर अगर आप लिखेंगे, तो आपका जो लेखन हो आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा और दूसरों को आकर्षित भी करेगा। यानी जिस विषय के बारे में जानकारी हो भैया, उस पर लिखोगे तो प्रभावी लेखन होगा, और जिस विषय के बारे में जानकारी नहीं है, अगर आप उसके बारे में लिखना शुरू करेंगे, तो वह किसी को आकर्षित नहीं करेगा, खुद तुमको भी नहीं करेगा। ऐसा भी हो सकता है। आप देखिए उदाहरण क्या है, महा श्वेता देवी ने अपने उपन्यास जंगल दावेदार की रचना के लिए, और अमृतलाल नागर ने अपने उपन्यास नाचो बहुत गोपाल की रचना के लिए सबसे पहले विषयों से संबंधित सामग्री का अध्ययन किया था। तो कहने का मतलब यहाँ पर है, महाश्वेता देवी हो या अमृतलाल नागर जी हो, तो इन दोनों ने जिस विषय पर लिखना चाहते थे, उस विषय पर सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, अपना अध्ययन किया था। अगर मैं जैसे मैं बात करूं, तो महाश्वेता देवी जो हैं, इनकी जो एक रचना है जंगल के दावेदार, इसके लिए उन्होंने बिहार के आदिवासी जो महापुरुष है बिरसा मुंडा पर लिखना चाहती हैं, इसके लिए उन्होंने बहुत सारा अध्ययन किया था। वो खुद आदिवासियों से मिली थी, आदिवासियों के साथ उनके विचार जाने थे, और तार्किक रूप से उन्होंने उपन्यास की योजना बनाकर उपन्यास को बंगला भाषा में लिखा, जिसे बाद में उन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि महाश्वेता देवी जो है, वह भाई जंगल के दावेदार एक उपन्यास लिखना चाहती थी, जो भगवान बिरसा मुंडा पर था। ठीक है, तो भगवान बिरसा मुंडा पर लिखने के लिए, जब उन्होंने बिरसा मुंडा जी पर लिखना चाहती थी, इसके लिए उन्होंने आदिवासियों के साथ रही, आदिवासियों के विचार जाने, आदिवासी बिरसा मुंडा को किस प्रकार से मानते हैं, किस प्रकार से उनकी पूजा करते हैं, किस प्रकार के उनके बिरसा मुंडा रोल मॉडल आदिवासी को बने हैं। इसके बाद जब उन्होंने बिरसा मुंडा के बारे में जब उन्होंने लिखा, उनकी रचना थी जंगल के दावेदार, ठीक है, तब उनकी रचना लोगों को बहुत प्रभावित की। उन्होंने बंगला भाषा में लिखा और बाद में उनको साहित्यिक पुरस्कार मिला। तो कहने का मतलब यही है कि आप जिस विषय पर लिखना चाहते हैं, उस विषय के बारे में आपको बहुत सारी रिसर्च करनी चाहिए और आपको अध्ययन करना पड़ेगा, तब आप जाकर के एक प्रभावी लेखन कर सकते हैं।
ठीक है। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे अमृत अमृत नागर जी ने क्या किया था, उन्होंने भंगी जाति के जीवन पर उपन्यास लिखने का विषय चुना था। ठीक है, तो कह सकते हैं इसके लिए उन्होंने मेहतर जाति के सामाजिक इतिहास को जमकर अध्ययन किया। बाद में उन्होंने उपन्यास नाचो बहुत गोपाल की कथा का विन्यास तैयार किया। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि एग्जाम्पल क्या है, अमृतलाल नागर जी जो थे वह भंगी जाति पर लिखना चाहते थे उपन्यास। इसके लिए उन्होंने जो मेहतर जाति है, जो भंगी जाति है, उसके साथ उन्होंने उनका अध्ययन किया, उसको जाना, उन लोगों से मिले, तब जा करके उन्होंने लिखा। कहने का मतलब ये कि आप जिस विषय पर लिखना चाहते हैं, जिस प्रकार से अमृतलाल नागर जी ने भंगी जाति पर लिखना चाहते थे, यहाँ पर कोई जाति को लेकर के कोई बात नहीं है, सिर्फ बुक में बताएगा तो मुझे वो बताना पड़ रहा है। ठीक है, तो भाई भंगी जाति पर जब उन्होंने लिखा था, तो इसके लिए वो जो भंगी जाति उनसे मिले थे या मेहतर जाति से मिले थे। तो कहने का मतलब है कि आप जिस विषय पर लिखते हैं, उस विषय के रिलेटेड जो लोग हैं, संबंधित जो लोग हैं, उनसे मिलिए, उनसे जानकारी लीजिए। अगर मान लीजिए कि मुझे चीन पर कोई किताब लिखनी है, चीन के लोगों के बारे में लिखना है, तो मुझे चीन के लोगों से मिलना पड़ेगा, चीन के लोगों से बात करनी पड़ेगी, तो मैं अच्छा लिख पाऊंगा। अगर मान लीजिए मुझे दिल्ली के बारे में लिखना है या मराठी के बारे में लिखना है, तो जो लोग मराठी भाषी हैं, जो मराठी बोलते हैं, उनसे भैया मिलना पड़ेगा, तभी तो लिख पाऊंगा, तब ज्यादा बेहतर लिखना। यानी कहने का मतलब है कि आप जिस विषय पर लिखना चाहते हैं, उस विषय से संबंधित लोगों से अगर आप मिलेंगे, तब आप उस पर बेहतर लिख पाएंगे। यानी जिस विषय पर आपको लिखना है, उस विषय के बारे में अध्ययन कर लो, खोज कर लो, जानकारी इकट्ठा कर लो, लोगों से बात कर लो, तब अगर आप लिखेंगे तो आपका जो लेखन होगा शायद वह लोगों को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा। देखेगा यहाँ क्या है, ऐतिहासिक उपन्यासकारों के लिए तो विषय तथा अति के समुचित इतिहास की जानकारी अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा यह अतीत के साथ अनर्थ हो सकता है। मान लीजिए आप कोई ऐतिहासिक घटना लिख रहे हैं, अगर आप कोई ऐतिहासिक घटना लिखते हैं तो आपको इतिहास के बारे में जानकारी होना चाहिए, अन्यथा आपका जो लिखेंगे वो भैया अर्थ का अनर्थ कर देगा। तो कहने का मतलब यह है कि आप जिस विषय पर लिखना चाहते हैं, उस विषय के बारे में जानकारी कर लो, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा और आपका लेखन किसी को प्रभावित बिल्कुल नहीं कर पाएगा, जो 1% भी नहीं करेगा। अगर तुमको कुछ पता ही नहीं है, तुम कुछ जानते नहीं हो, अगर मैंने तुमको बोल दिया कि फलाने विषय पर लिख दो और तुमको कुछ आता नहीं, तुम लिखोगे उल्टा सीधा लिख दोगे, तो क्या प्रभावित करेगा लोगों को। तो कहने का मतलब वही है कि आप जिस विषय पर लिखना चाहते हैं, उस विषय के बारे में जानकारी ले लो। अगर कोई आप ऐतिहासिक चीजों के बारे में लिखना चाहते हैं, तो इतिहास पढ़ लो, ऐतिहासिक जानकारी ले लो। आप समाज के बारे में लिखना चाहते हैं, तो समाज के बारे में पढ़ लीजिए, अध्ययन कर लीजिए। अगर आप कोई ऐतिहासिक स्थल के बारे में लिखना चाहते हैं, या आप किसी नेता के बारे में लिखना चाहते हैं, मंत्री के बारे में, कोई महापुरुष के बारे में, तो उसने इन सारी चीजों के बारे में आप जानकारी कर लीजिए, फिर लिखे, फिर आपका लेखन लोगों को जरूर आकर्षित करेगा। किसी साहित्यिक रचना में, लेखन में रचनाकार को विषय के साथ साथ भाव का भी ध्यान रखना पड़ता है। देखो, अगर आप कोई साहित्यिक रचना करते हैं, तो आपको विषय के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ उसका भाव भी पता होना चाहिए कि आप जो लिख रहे हैं उसका भाव क्या है, आप लोगों को मैसेज क्या देना चाहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अतः रचना का भाव का विभाव कुशलता पूर्वक बहुत जरूरी है। यह तभी हो सकता है जब लेखक अपनी रचना में भाव की प्रस्तुति अत्यंत सहज रूप से करता है। जितना सहज भाव प्रस्तुति रचना में होगी, उतनी वो प्रभावित करेगा। तो कहने का मतलब है कि अगर आप कोई लेखन करते हैं, तो आपको विषय के बारे में जानकारी हो, लेकिन आपका भाव क्या है, यानी आप उस विषय को लेकर के लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपको उसको लिखने का पर्पज क्या है, आपका भाव भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर आपका भाव बिल्कुल क्लियर होगा, भाव को लिखने की भी अगर आपको कुशलता होगी, तो शायद आपका जो लेखन है वह लोगों को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा और आप शायद एक बहुत बड़े रचनाकार और बहुत बड़े लेखक बनने की आप में पूरी क्षमता होगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप जिस विषय पर लिखना चाहते हैं, उस विषय के बारे में जानकारी ले लो, उस विषय के बारे में अध्ययन कर लो, उस विषय के बारे में लोगों से बात कर लो जो उससे रिलेटेड लोग हैं, उसके विषय में जो पहले किताबें लिखी गई उनको पढ़ लीजिए। अगर आप विषय के बारे में जितना शोध करेंगे, जितना रिसर्च करेंगे, आपका लेखन उतना ही प्रभावी होता चला जाएगा और आप
जिस विषय से संबंधित हैं, जो विषय आपको बहुत आकर्षित करता है, जो विषय आपके मन में बसा हुआ है, उस विषय के बारे में अगर आप लिखेंगे तो शायद वह विषय लोगों को बहुत ज्यादा आकर्षित करेगा और आप उस विषय पर अच्छी तरीके से लिख पाएंगे। अगर कोई व्यक्ति दलित विरोधी है, कोई व्यक्ति महिला विरोधी है, कोई व्यक्ति अगर किसी आप जाति का विरोध करते हैं, किसी धर्म का विरोध करते हैं, अगर अगर उस धर्म के बारे में, उस जाति के बारे में अगर आपको लिखने को बोला जाएगा तो शायद आप अच्छा लेखन नहीं कर पाएंगे। आपके मन में किसी के व्यक्ति को लेकर के अगर मन में आपके द्वेष है, अगर किसी आपके मन में हिंसा है, तो शायद आप अच्छा लेखन उस व्यक्ति के बारे में, उस समाज के बारे में बिल्कुल नहीं लिख पाएंगे। तो जो विषय, जिस विषय से आप संबंधित है, उस विषय के बारे में अगर आप लिखेंगे, जो विषय आपको आकर्षित करता है, अगर उस विषय को लिखोगे तो लोगों को आकर्षित करेगा। अगर आप उस विषय से संबंधित नहीं है, उस विषय के जानकार नहीं है, वो विषय आपको नहीं आता है, अगर आप उसको लिखोगे तो वह प्रभावी लेखन कभी नहीं हो पाएगा। आपका वह लेखन भैया कोई नहीं पढ़ेगा, ऐसे सिर्फ कोरी किताब पड़ी रहेगी, कोई जानेगा नहीं और आप ऐसे अंधकार में घूमते रहोगे। ठीक है, तो यानी विषय का जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला जो हमारा देखिएगा, प्रभावी लेखन शिल्प के स्तर पर क्या होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा था, तो क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो लिख देंगे प्रभावी लेखन के गुण बताओ शिल्प के आधार पर, या पूछ सकते हैं कि शिल्प के आधार पर प्रभावी लेखन के गुण बताइए, ऐसे एग्जाम में आता है। ठीक है, शिल्प के आधार पर, यह शिल्प के आधार पर आ गया। कई बार विषय के आधार पर प्रभावी लेखन के गुण बताइए, क्वेश्चन ऐसे ही एग्जाम में आता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको एग्जाम में कैसे लिखते हैं मैं थोड़ा आपको समझाता हूं। देखिए क्वेश्चन आ गया कि प्रभावी शिल्प यानी शिल्प के आधार पर प्रभावी लेखन के गुण बताओ, तो सबसे पहले आपको क्या लिखनी पड़ेगी, भूमिका। क्या लिखनी पड़ेगी आपको, भूमिका। तो भूमिका में क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखिएगा, लेखक कई बार अपने विषय के संबंध में अस्पष्ट होता है, लेकिन अस्पष्टता के बावजूद वह अपने लेखन को प्रभावी नहीं हो पाता। देखो कई बार हमने बात किया कि जिस विषय पर आप लिखना चाहते हैं, उस विषय के बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप जिस विषय पर लिखना चाहते हैं, उस विषय के बारे में आपको जानकारी है, आप उस विषय के बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी आप अच्छे से नहीं लिख पाते हैं। क्यों नहीं लिख पाते हैं, क्योंकि उस विषय के संबंधित जो शिल्प का होना बहुत जरूरी है, यानी भाषा का, वाक्यों का, मुहावरों का, छंद का, लोकोक्ति का। ठीक है, उस भाषा पर आपकी जितनी पकड़ होनी चाहिए, अगर ये नहीं है तब भी प्रभावी लेखन नहीं हो सकता है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आप किसी विषय के बारे में लिखना चाहते हैं, तो विषय के बारे में विषय के साथ साथ आपको उसकी शिल्प का भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है। लिखने का जो तौर तरीका है, लिखने का जो ढंग है, वह भी आपको पता होना बहुत जरूरी है। देखिएगा, लेखन में रचना कौशल अर्थात अपने विचारों और भावों को किस तरह अधिक प्रभावित बनाया जाए की जरूरत होती है। यह रचना कौशल सीखना पड़ता है। करें कि अगर आप किसी विषय के बारे में लिखना चाहते हैं, किसी रचना के बारे में लिखना चाहते हैं, तो उस रचना को कैसे लिखा जाए, कैसे प्रभावी बनाया जाए, इसके लिए आपको रचना कौशल सीखना पड़ता है। क्या सीखना पड़ता है, रचना कौशल। अगर आपको रचना कौशल के बारे में जानकारी नहीं है, किसी विषय को कैसे लिखा जाता है, अगर आप यह नहीं जानते हैं, तो आपका जो लेखन होगा वो प्रभावी नहीं हो पाएगा। जैसे मान लो कि भैया मुझे लिखना था, मुझे उस विषय के बारे में खूब पता है, मैं खूब जानता हूं, लेकिन लिखा कैसे जाता है, किसी रचना में क्या क्या चीजें लिखनी चाहिए, लिखने का तौर तरीका क्या होता है, लिखने का ढंग क्या होता है, अगर मेरी उस भाषा पर पकड़ नहीं है, उस भाषा को मैं जानता नहीं हूं, अगर मैं शिल्प के आधार पे नहीं लिख पाता हूं, तो शायद वह भी मेरा लेखन प्रभावी नहीं हो पाएगा। तो मुझे विषय के साथ साथ लेखन कौशल का भी अध्ययन करना बहुत जरूरी है। इसे अभ्यास व परिश्रम के द्वारा सीखा जा सकता है। यानी कह सकते हैं किसी रचना को लिखते समय हमें जो रचना कौशल सीखते हैं, इसको हमें अभ्यास और परिश्रम से सीख सकते हैं। इतना आपको भूमिका में लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या लिखोगे, तो देखेगा रचना कौशल में कई पक्ष हैं। यानी रचना कौशल क्या होता है, कहने का मतलब अगर आप किसी विषय पर लिखना चाहते हैं, तो रचना के आधार पर उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए। तो आप एक यहाँ पर हेडिंग लिख देना, जैसे आपने भूमिका लिखी, भूमिका के बाद एक ऐसे अंडरलाइन लगाना और बीच में यहाँ पर लिखना रचना के आधार पर। क्या लिखोगे, रचना के आधार पर
लेखन कौशल में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। आपने ऐसे लिख दिया और उसके बाद आप एक डायग्राम भी बना सकते हैं या फ्लो चार्ट बना सकते हैं। डायग्राम इस तरह वाला बना सकते हो, जैसे इसमें लिख दिया रचना के आधार पर कौन कौन से गुण हो। जैसे आपने लिख दिया भाषा पर अधिकार हो, शब्दावली है, वाक्य विन्यास है, शैली है, मुहावरे लोकोक्ति है, इस प्रकार से बना सकते हो। या दूसरे प्रकार से जो फ्लो चार्ट वाला मैं बता रहा हूँ, ठीक है, फ्लो चार्ट वाला भी हम डायग्राम को बना सकते हैं। फ्लो चार्ट वाला कैसे बनता है, जैसे मैंने यहाँ पर लाइन खींचा, मैंने यहाँ लिख दिया रचना के आधार पर, ठीक है, लेखन कौशल में क्या क्या गुण होना चाहिए। फिर मैं यहाँ पर ऐसे ऐसे लाइन लगा दिया, ऐसे ऐसे मैंने लाइन लगा दिया, ठीक है, ऐसे मैंने जितनी लाइनें थी 4-5 मैंने लाइन लगा दी। और फिर मैंने रचना कौशल के आधार पर, ठीक है, लेखन कौशल में रचना के आधार पर क्या क्या गुण होने चाहिए, मैंने यहाँ पर लिख दिया भाषा पर अधिकार, शब्दावली, वाक्य विन्यास, शैली, मुहावरे, लोकोक्ति, अलंकार, उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, व्याकरण, ये सारी इस पे, यानी फ्लो चार्ट डायग्राम भी हम बना सकते हैं। यानी सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अपनी सबसे पहले भूमिका लिखा, भूमिका के बाद ये सारे पॉइंट हैं, ठीक है, ये सारे पॉइंट हमारे क्या बन जाएंगे, हेडिंग बन जाएगी। यानी मेरा कहने का मतलब है कि, ठीक है, शिल्प के स्तर पर लेखन कौशल में क्या क्या गुण होने चाहिए, वो सारे गुण हैं। जैसे आपकी देखो, अगर आप शिल्प के आधार पर लेखन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको उस भाषा के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, यानी आपकी उस भाषा पर पकड़ होना बहुत जरूरी है, ठीक है। भाषा के साथ साथ उस भाषा में जो शब्द प्रयोग होते हैं, उन शब्दों का आपको सही अर्थ और सही उच्चारण पता होना चाहिए, ठीक है। वाक्य विन्यास, यानी अगर आप प्रभावी लेखन करना चाहते हैं तो आपको छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे वाक्यों का प्रयोग करें जो लोगों को प्रभावित करें, यानी आपको वाक्य विन्यास होना बहुत जरूरी है, ये सारी हेडिंग बनेगी। आपकी शैली बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी आप शिल्प के आधार पर अगर कह सकते हैं कि प्रभावी लेखन करें तो आपको शैली आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, अगर आप शिल्प के आधार पर अगर मान लीजिए कि अगर आप लेखन कर रहे हैं तो आप मुहावरे का प्रयोग करें, लोकोक्तियों का प्रयोग करें, ठीक है। आपको अलंकारिता, अलंकारों का पता होना चाहिए, आपके व्याकरण शुद्ध होने चाहिए और आपका अर्थ और भाषा भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इस प्रकार से हमारी क्या बन जाएंगी, हेडिंग बन जाएंगी, और इन्हीं हेडिंग को हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले शिल्प के आधार पर, ध्यान रखना क्या बोला, शिल्प के आधार पर, ठीक है, कह सकते हैं कि शिल्प जो हमने यहाँ पर बात किया, शिल्प के आधार पर प्रभावी लेखन में क्या क्या गुण होने चाहिए। तो पहला गुण क्या है, भाषा पर अधिकार होना चाहिए, यानी अगर आप किसी लेखन को लिख रहे हैं तो आपको उस भाषा के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। देखिएगा, जिस भी भाषा में लेखक अपने विचारों और भावों को प्रकट करना चाहता है, उस भाषा पर आपको पकड़ना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मैं किसी विषय पर लिखने जा रहा हूँ और मुझे अंग्रेजी में लिखना है, तो भैया मुझे अंग्रेजी की जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए कि मैं हिंदी पर लिखने जा रहा हूँ तो मुझे हिंदी विषय के बारे में जानकारी होना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर मान लीजिए आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो जैसे हिंदी की बहुत सारी उपभाषाएं, जैसे भोजपुरी है, मैथिली है, राजस्थानी है, तो कहने का मतलब कि आपको खड़ी बोली में लिखना चाहिए। तो कहने का मेरा मतलब एक लाइन में समझ लीजिए कि भाषा पर अधिकार का मतलब यह होता है कि आप जिस विषय पर लिखने जा रहे हैं उस विषय के बारे में आपको पता हो, साथ ही साथ आपको वो भाषा आती हो जिस भाषा में आप लिखना चाहते हैं। क्या होनी चाहिए, जिस भाषा में आप रचना करने जा रहे हैं उस भाषा के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, वो भाषा आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए, उस भाषा के आप ज्ञाता होने चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पर है सृजनात्मक लेखन के लिए प्रेमचंद जैसी भाषा हो सकती है, निराला और मुक्ति बोध जैसी भाषा भी होनी चाहिए। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आप सृजनात्मक लेखन कर रहे हैं तो आपकी जो भाषा है वो प्रेमचंद की जैसे भाषा पर इतनी पकड़ है, या निराला जी की भाषा पर इतनी पकड़ है, या मुक्ति बोध की इतनी पकड़ है, तो हम भैया कहने का मतलब हम अगर हम प्रभावी लेखन करना चाहते हैं शिल्प के आधार पर, तो हमें जिस भाषा में लिखना चाहते हैं उस भाषा की जानकारी हमें होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको भाषा बहुत अच्छी तरीके से आती है तो शायद आप बहुत अच्छी तरीके से लिख पाएंगे। दूसरा देखिए हमारी हेडिंग क्या, शब्दावली। देखिएगा, लेखक की शब्दावली जितनी समृद्ध होगी उतना ही प्रभाव क्षमता वह अपनी रचना में ला सकता है। यानी आप जो शब्दों का प्रयोग करें, आपको वो शब्द अगर बहुत अच्छे से आते हैं तो आप क्या
जो लेखन है बहुत ज्यादा प्रभावी होगा। ना केवल शब्दावली ही समृद्ध होनी चाहिए, लेखक को अपनी शब्दावली में शब्दों के अर्थ का सूक्ष्म छाया भी समुचित ज्ञान होना चाहिए। कई बार एक ऐसे अर्थ वाले अनेकार्थी पर्यायवाची शब्द मिलते हैं, किंतु शब्दों का अलग अलग होना यह बताता है कि हर शब्द किसी विशिष्ट संबंध में प्रयुक्त करने लायक है। तो कहने का मतलब कि अगर आप किसी विषय पर लिख रहे हैं, आपको भाषा की जानकारी है, ठीक है, आपकी भाषा पर करना, लेकिन उस भाषा में जो शब्द हैं उन शब्दों का अच्छी तरीके से प्रयोग करना चाहिए। कई बार किसी किसी शब्द का दो तीन मतलब होता है, तो कौन उस शब्द को कैसे प्रयोग करना है इसका भी आपको उचित ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर हम प्रभावी लेखन कर रहे हैं तो हमें जो शब्दावली है, जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, उन शब्दों के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। कहाँ पर कौन से शब्द का हमें प्रयोग करना है, क्या कर रहा हूं, कहां पर हमें कौन से शब्द का प्रयोग करना है, क्योंकि कई बार एक शब्द के कई सारे मतलब हो जाते हैं, तो अर्थ का अनर्थ ना हो जाए, इसलिए हमें शब्दावली का अच्छे ढंग से प्रयोग करना चाहिए। अगला देखिए, शिल्प के आधार पर प्रभावी लेखन करने के लिए क्या है अगला गुण, वाक्य विन्यास आपको आना चाहिए। देखो, लेखक की रचना में वाक्य की बनावट बहुत महत्वपूर्ण होती है, यानी आप जो जिन वाक्यों का प्रयोग करते हैं वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विचार चाहे जितने भी अच्छे हों, उन्हें अटपटे वाक्यों में अगर लिखा जाएगा तो वह प्रभावी नहीं छोड़ पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको भाषा पर पकड़ है, आपको वाक्य, आपको मान लीजिए आपको उसमें से विषय भी जानते हैं, भाषा भी आती है, आप शब्द भी जानते हैं, लेकिन अगर आपको आप अटपटे वाक्य लिखते हैं तो आपका लेखन प्रभावी लेखन नहीं हो पाएगा। तो ये है कि अगर आप प्रभावी लेखन करना चाहते हैं तो आपको वाक्य विन्यास का उचित ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जहां तक हो सके जटिल वाक्य विन्यास से बचना चाहिए, यानी ऐसे वाक्यों का प्रयोग ना करें जो मुश्किल हो, यानी हमें छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए और हमें अपने वाक्यों में अस्पष्टता, भद्दापन, भ्रामकता आ जाती है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप प्रभावी लेखन कर रहे हैं तो आपको छोटे छोटे वाक्यों का क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। अगर आप छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करेंगे तब शायद आपका जो वाक्य विन्यास होगा बहुत अच्छा होगा और आपका जो लेखन होगा वह पाठक को भी प्रभावित करेगा। छोटे छोटे सुगठित वाक्य ही अधिक सुंदर और प्रभावशाली होते हैं। करें कि जो छोटे छोटे वाक्य होते हैं वह आसानी से समझ में आ जाते हैं, इसलिए हमें अगर हम प्रभावी लेखन कर रहे हैं तो हमें छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए, यानी लेखक को वाक्य विन्यास के बारे में अच्छी जानकारी होना बहुत जरूरी है। रचना का सौंदर्य अधिकांशता यथासाध यानी संक्षिप्त व स्पष्ट वाक्यों में अधिक सुलझता है। वाक्यों में शब्द योजना भी समुचित होना जरूरी है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जान लीजिए कि अगर आप, ठीक है, अगर आप प्रभावी लेखन कर रहे हैं तो आपको वाक्य विन्यास का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए और आपके वाक्यों में कोई भी ऐसा वाक्य मत लिखो, अटपटा तरीके से मत लिखो कि भद्दा लगे, लोगों को समझ में ना जाए। अगर आप छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करेंगे तो शायद आपका जो वह लेखन होगा लोगों को ज्यादा प्रभावित करेगा। अगला देखिएगा, शिल्प के आधार पर अगर आप लेखन कर रहे हैं तो आपकी शैली बहुत इंपॉर्टेंट होती है। शैली का मतलब होता है ढंग। जैसे मान लीजिए मेरा बात करने का ढंग क्या है, यानी तौर तरीका क्या है, जिस ढंग से लेखक अपनी बात कहता है उसी को अपनी विशिष्ट पहचान बनती है। देखो बहुत सारे लोग होते हैं उसकी पहचान बन जाती है, आप जैसे, यानी बहुत सारे लोग ना बहुत भावुक होकर के बात कहते हैं, कोई कटाक्ष करता है, यानी कहने का मतलब अगर आप प्रभावी लेखन कर रहे हैं तो आपकी शैली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके कहने का, आपके बोलने का तौर तरीका क्या है, आपका ढंग क्या है, यह भी कह सकते हैं कि आपके लेखन को प्रभावित कर सकता है। एक ही बात को दो लेखक अलग अलग ढंग से जब कहते हैं उससे यह बात निकलती है कि लेखक अपनी शैली से पहचान बनाता है, यानी हर आदमी की अपनी अपनी शैली होती है भाई ना, बोलने का तौर तरीका होता है ना। बहुत सारे लोगों को तुमने देखा होगा, बहुत सारे लोग बड़े भावुक होकर के बातें करते हैं और बहुत सारे लोग होंगे बिल्कुल पत्थर दिल इंसान होते हैं, उनमें भाव विचार बिल्कुल होता नहीं। जैसे महिलाएं होती, बड़ी ममता होती है, तो महिलाएं का जो विचार होता देखा होगा, उनके बोलने का, उनकी शैली अलग होती। भाई पुरुष की शैली अलग है, महिला की शैली अलग है, पुरुषों में भी अलग अलग, पुरुषों में देखोगे, महिलाओं में देखोगे बहुत सारी महिलाएं कठोर होती। तो क्या होती शैली, एक प्रकार से क्या होता है आपका कहने का ढंग है, तो यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कि अगर आप प्रभावी लेखन कर रहे हैं तो आपकी शैली भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको कहने का
बहुत तौर तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए। साहित्य का तो सारा सौंदर्य ही शैली पर आश्रित है, यानी अगर आप साहित्यिक लिख रहे हैं तो उसमें प्रभावी लेखन अगर है तो उस पर शैली पर ही सब कुछ आश्रित होता है। इसलिए अंग्रेजी कवि एक थे, पोप है, उसने कहा शैली हमारे विचारों की वेशभूषा है, यानी कहने का मतलब जो शैली है वही हमारे विचारों की वेशभूषा होती है। ठीक है, कराइल। ठीक है, तो इससे भी आगे जाकर के कहता है कि शैली लेखक के विचारों का परिधान नहीं बल्कि त्वचा है। ठीक है, भाषा में शैली में भाषा, अर्थ, भाव, शब्द आदि सभी पक्ष उसमें होते हैं। तो कहने का मतलब जो शैली होती है उसमें भाषा भी होती है, अर्थ भी होता है, भाव भी होता है, शब्द भी होता है, सभी समाहित होते हैं। ठीक है, इसी में छंद व अलंकारों का भी प्रयोग होता है। श्रेष्ठ लेखक की शैली सबसे स्वतंत्र होती है। प्रेमचंद जैसे लेखकों को उनकी शैली से तुरंत पहचान मिली है। तो कहने का मतलब है कि हमारी शैली भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मान लीजिए कि अगर हम किसी विषय पर लिखते हैं तो हमारे कहने का जो ढंग है, जो तौर तरीका है, वह भी बहुत अच्छा होना चाहिए। यानी आप जैसे व्यंग के रूप में लिख रहे हैं, या मान लीजिए आप कटाक्ष कर रहे हैं, ठीक है, या आप यथार्थ को लिख रहे हैं, तो हमारी जो शैली है वह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। शिल्प के आधार पर अगर आप लेखन करते हैं तो आपकी जो शैली, जैसे प्रेमचंद ने अपनी शैली से उन्होंने अपनी छवि बना रखी है, तो अगर कोई भी लेखक अगर वह प्रभावी लेखन करता है तो उसके लिए शैली क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है प्रभावी लेखन करने के लिए। प्रभावी लेखन करने के लिए क्या है कि अगला शिल्प के आधार पर क्या है, मुहावरे, लोकोक्तियों का समुचित प्रयोग होना चाहिए। अगर आप शिल्प के आधार पर अगर प्रभावी लेखन करना चाहते हैं तो अगर आप मुहावरों का प्रयोग करते हैं, लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं, तो आप अधिक प्रभावी लेखन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो अगर भैया अगर बीच बीच में अगर आप मुहावरे यूज करेंगे, लोकोक्ति यूज करेंगे, ठीक है, इससे क्या होगा, आपका जो लेखन होगा वह लोगों को ज्यादा प्रभावित करेगा, ज्यादा आकर्षित करेगा। इसलिए देखा बहुत सारे जो लेखक होते हैं बीच बीच में मुहावरों का प्रयोग करते हैं, लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो लेखन होता है वह पाठक को बहुत ज्यादा क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, अगला देखिएगा, अगर आप प्रभावी लेखन करते हैं, अगला क्या, आपको अलंकारिता, यानी अगर आप प्रभावी लेखन करते हैं तो आपको अपने लेखन में बीच बीच में अलंकारों का भी प्रयोग करना जरूरी है। अगर आप अपने लेखन को प्रभावी बनाना चाहते हैं तो आपको बीच बीच में अलंकारों का भी प्रयोग करना बहुत जरूरी है। अगर आप अलंकारों का प्रयोग करेंगे इससे आपका जो लेखन होगा वह पाठक को जरूर प्रभावित करेगा। इसलिए आप देखो जैसे प्रेमचंद है, कोई कविता होती है, कहानियां होती हैं, इनमें भी अलंकारों का बहुत ज्यादा प्रयोग करता है। कई बार आप सबने देखा ना, इस कवि की जो भाषा अलंकारिता है, ये कवि बहुत ज्यादा अलंकारों का प्रयोग करता है। तो कहने का मतलब यही है कि प्रभावी लेखन करने के लिए हमें अलंकारों का प्रयोग करना चाहिए। अगर हम अलंकारों का प्रयोग करते हैं तो वह क्या करेगा, पाठक को बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकता है। अगला देखिएगा, प्रभावी लेखन करने के लिए क्या गुण होना चाहिए, व्याकरण शुद्धता। अगर हम प्रभावी लेखन करना चाहते हैं तो अगर हम कुछ लिख रहे हैं तो हमारा व्याकरण बहुत शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, यानी हमारी ग्रामर बहुत अच्छी हो। देखो प्रभावी लेखन के लिए शब्दों का ज्ञान के साथ साथ भाषा के व्याकरण का भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी विषय पर लिखने चाह रहे हैं, किसी भाषा में लिख रहे हैं, तो उस भाषा का जो ग्रामर है, व्याकरण, उसका भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए अगर आपकी व्याकरण सही नहीं तो आपका लेखन कभी प्रभावी नहीं हो जाएगा। यानी प्रभावी लेखन करने के लिए हमें व्याकरण का भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है, और हमें बिल्कुल सही व्याकरण, सही प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण करेंगे तभी वह हमारा लेखन प्रभावी लेखन हो पाएगा। अगर हम कोई लेखन करते हैं और हमें व्याकरण नहीं पता है, हमें व्याकरण नहीं आती है, तो उसमें बहुत सारी गलतियां हो जाएंगी। अगर हमें व्याकरण पता होगा तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं होगी, और अशुद्धियां जो होंगी, गलती नहीं होगी, तो वह लेखन प्रभावी होगा। मान लीजिए आपने कुछ लिखा है, उसमें व्याकरण यानी ग्रामर इतनी ज्यादा गलत लिख रखी है, तो क्या होगा, पाठक को कभी प्रभावित नहीं करेगा। जहां पर करता है वहां पर कर रहे लिख दोगे तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो कहने का मतलब एक प्रभावी लेखन करने के लिए हमें शुद्ध वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए, व्याकरण पर पकड़ होनी चाहिए, और व्याकरण की जानकारी। मान लीजिए अगर मैं हिंदी भाषा में लिख रहा हूं तो हिंदी के व्याकरण की जानकारी हमें होनी बहुत जरूरी है। अगर मुझे व्याकरण नहीं है तो मैं अच्छा नहीं लिख पाऊंगा। अगर मान लीजिए मैं इंग्लिश में लिखता हूं तो इंग्लिश के व्याकरण की भी हमें ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो व्याकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वास्तव में भाषा तो वास्तव में भाषा अभ्यास से ही शुद्ध, सुंदर और मनोहर होती है। व्याकरण का ज्ञान तो अभ्यास से ही थोड़े समय में सहायक होता है। तो करें कि अगर हमारी व्याकरण अच्छी रहेगी तो हमारा लेखन जो होगा दूसरों को बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकता।
अगली हमारी हेडिंग क्या है, अर्थ और भाषा। यानी कहने का मतलब है कि हम जिस जिस जो भी लेखन कर रहे हैं उसमें हमारा जो अर्थ है और हमारी भाषा जो है बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। देखा, लेखन में अर्थ और भाषा अत्यधिक महत्व होता है। देखो, अगर आप कोई लेखन कर रहे, कुछ लिख रहे हैं, तो उसमें अर्थ का और भाषा का बहुत महत्व है। ठीक है, अर्थ शब्दों से ग्रहण होता, क्या होता है, अर्थ शब्दों से ग्रहण होता है। अर्थ प्राय अस्पष्ट होता है, लेकिन भाव कुछ गुण होते हैं। ठीक है, किसी शब्द या वाक्य का अर्थ जो होता है, अर्थ होता है किसी शब्द का या वाक्य का साधारण अर्थ समझने के लिए उतनी मुश्किल नहीं होती जितना भावार्थ है। देखो, किसी दिखाने का मतलब है जैसे कोई लेखन है तो उसका अर्थ समझने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका भाव क्या है वह समझने में हमारी दिक्कत आती है। देखिएगा, अतः प्रभावी लेखन वही होता है, यहां से देखिएगा, अतः प्रभावी लेखन वही होता है जिसमें वाक्य का अर्थ तो ठीक से समझ में आ जाए, साथ ही रचना का भाव भी उचित तरीके से पाठक के मन में संप्रेषित होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि अगर आप कोई रचना कर रहे हैं तो उसका जो अर्थ है तो समझ में, लेकिन आपका भाव क्या है, आपका भाव भी बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। अगर आप प्रभावी लेखन करना चाहते हैं तो आपके अर्थ तो क्लियर हो, उसके साथ साथ आप जो लिख रहे हैं उसका भाव क्या है, वह भाव भी पाठक को बिल्कुल क्लियर के साथ समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए वाक्य और अर्थों में कुछ अलग अर्थ निकले, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो शब्द लिख रहे हैं उसका कुछ अलग ही मतलब निकल रहा है, जबकि लेखक का भाव आशय बिल्कुल अलग हो। यानी कहने का मतलब है कि हम लेखक जो भी कुछ लिख रहा है उसका भाव बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कई बार लेखक ऐसा लिख देते हैं कि पाठक उसका कुछ अलग ही मतलब निकाल रहा है। आप जिस रीजन से लिख रहे हैं आपका जो भाव है वह भाव भी उस लेखन में झलकना चाहिए, होना चाहिए। मान लीजिए कि मैं अगर कुछ लिख रहा हूं और मेरा भाव जो है वह भाव भी बिल्कुल पाठक को समझ में आना चाहिए, और अर्थ, ठीक है, इस पर भी आपकी पकड़ नहीं। देखो, इतना अगर आप लिखेंगे ना, इतना सारा आपने लिखा, पॉइंट बनाया, हेडिंग बनाई, हेडिंग को, उसके बाद लास्ट में हमें क्या लिखना पड़ता है, निष्कर्ष। ठीक है, क्या लिखते हैं हम लोग, निष्कर्ष लिखते हैं। तो इस क्वेश्चन का निष्कर्ष कैसे लिखेंगे, तो निष्कर्ष यहीं से स्टार्ट होगा, ये पूरा निष्कर्ष का ही पॉइंट है। देखो, प्रभावी लेखन के लिए जरूरी है कि वाक्य और शब्दों से भाव और अर्थों को देखो, कह रहे हैं कि अगर हम प्रभावी लेखन करना चाहते हैं तो हमें वाक्यों का, शब्दों का अच्छी तरीके से प्रयोग करना आना चाहिए। ठीक है, गुण और क्लिट भाषा का प्रयोग कभी नहीं। प्रभावी लेखन करने के लिए हमें कभी भी गुण शब्दों का और ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो लोगों को समझ में ना आए। करें कि अगर हम प्रभावी लेखन करना चाहते हैं तो हमें अच्छे वाक्यों का, शब्दों का और ठीक अर्थों का प्रयोग करना चाहिए। हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करने और सी भाषा का प्रयोग करना नहीं चाहिए जो लोगों को समझ में नहीं आता है। एक सफल प्रभावी लेखक वही है, करें कि एक सफल जो प्रभावी लेखक वही होता है जो अपने लेखन में शब्द का, अर्थ का, भाव का, ध्वनि का, संगीत का, सभी बातों को लिख करके रखता है। कहने का मतलब अगर आप प्रभावी लेखन करना चाहते हैं तो आपको शब्द का, अर्थ का, भाव का, इन सभी बातों का उचित ज्ञान होना बहुत जरूरी है। प्रभावी लेखन करने के लिए हमें शब्द की जानकारी, अर्थ की जानकारी, ध्वनि की जानकारी, संगीत की जानकारी, इन सभी की जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन मुख्य बातों के अतिरिक्त रचना कौशल या शिल्प में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। यानी प्रभावी लेखन करने के लिए हमें रचना कौशल के साथ साथ बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को भी हमें क्या करना चाहिए, जानकारी रखनी चाहिए। जैसे हिज्जों या अर्थों और अशुद्धियां ना हो, संस्कृत और फारसी, अंग्रेजी आदि शब्दों का अशुद्ध रूप ना लिखा जाए। कहने का मतलब है कि अगर हम जिस भाषा को लिख रहे हैं वह भाषा हमें बिल्कुल सही से लिखनी चाहिए, गलती नहीं करनी चाहिए। अगर हम संस्कृत में लिख रहे हैं, फारसी में लिख रहे हैं, अंग्रेजी में लिख रहे हैं, किसी भाषा में लिख रहे हैं तो बिल्कुल उस भाषा की जानकारी हो और हम अशुद्ध शब्दों का प्रयोग ना करें। ठीक है, अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो आपको बिंदी सही से लगानी चाहिए और हिंदी को सही तरीके से लिखना चाहिए, विराम चिन्हों का सही से प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, छपने से पहले प्रूफ ठीक से देख लेना। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई लेखन किया तो उसकी छपाई करने से पहले आप उसकी भाषा, आपने जो लिख रहा है उसमें कोई गलती नहीं है, इसको चेक कर लेना बहुत जरूरी है। इन सब बातों का अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हमारा जो लेखन होगा वह प्रभावी लेखन हो सकता है। इसको आप निष्कर्ष में डाल सकते हैं। यानी प्रभावी लेखन करने के लिए हमें वाक्यों का, शब्दों का अच्छी तरीके से प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, कोई भी कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक सफल अगर आप प्रभावी लेखक बनना चाहते तो आपको शब्दों का, अर्थों का, भाव को अच्छी तरीके से आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है,
और आप जिस भाषा को लिख रहे हैं उस भाषा को आपको बिल्कुल अशुद्ध रूप नहीं लिखना चाहिए, नहीं तो प्रभावी लेखन नहीं हो पाएगा। अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो आपको हिंदी में जो बिंदी लगाते हैं, जो विराम चिन्ह लगाते हैं, इनका सही ढंग से प्रयोग करना चाहिए। अगर आपने लेखन कर लिया है तो अगर आप उसको छपवाने जा रहे हैं उससे पहले उसमें अगर कोई गलती है, कोई अशुद्धि है तो उसको ठीक कर लेना चाहिए। अगर हम इन बातों का ध्यान रखते हैं तब हम प्रभावी लेखन अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। इस प्रकार से किसी भी क्वेश्चन को ना हेडिंग डाल करके सबसे पहले भूमिका, फिर सारा थोड़ा बहुत आप डायग्राम बना लें, फिर उसके बाद सारी हेडिंग लिखें, हेडिंग को एक्सप्लेन करें, लास्ट में निष्कर्ष लिखें। अगर आप इस प्रकार से लिखेंगे तो मैं जरूर कह सकता हूं 20 नंबर में से आपको 16 से 18 मार्क्स आसानी से मिल सकता है। ठीक है, लेकिन इसको समझना पड़ेगा अच्छे से। अगर आप लिखेंगे तो आपके एग्जाम में जरूर बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 6 था। ऐसी क्लास चलती रहेगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है।